बॉटनी लेक्चर के नए वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी पर, जो कि पहला लेक्चर है। इसी पर डिस्कशन आज होगा। सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या और इसका क्यों यूज किया जाता है, क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा यहाँ पे। सो एक ही वीडियो में आपका हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। शुरुआत में यहाँ पर आपको बताएंगे किरण मजुमदार शाह। किरण मजुमदार शाह को फादर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। किरण मजुमदार शाह को फादर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसी में अगले पॉइंट में हम देखते हैं डिफिनेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपको इसकी डिफिनेशन देखना होगा बायोटेक्नोलॉजी का। इसी से आपका जो एक डाउट है बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आइए देखते हैं डिफिनेशन। नंबर 1 पे यहाँ पर दिया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफरेंट इसकी डिफिनेशंस दी गई है। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी संगठन है वो क्या है, नाम है OECD। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। 1981 यानी 1981 में इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी की क्या डिफिनेशन दी गई थी उसको पहले आप देख लीजिए। दिया है यहाँ पर डिफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। यानी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को इंडिकेट करता है बायोटेक्नोलॉजी। सो आगे देखिए इसमें है टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स। क्या प्रोसेस किया जाएगा, मटेरियल्स का प्रोसेसिंग किया जाएगा बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स। लेकिन वहाँ पर यूज किसका किया जाएगा, बायोलॉजिकल एजेंट्स का। यानी ऐसे टेक्नोलॉजी जिसमें जीवों का इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा और उसके माध्यम से प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस का प्रोवाइड किया जाएगा यानी बनाया जाएगा। यानी न्यू प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाएगा बाय यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड NA टेक्नोलॉजी। सो इसको बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आप देखेंगे तो इनकी माध्यम से ये डिफिनेशन दी गई थी। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB। बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंसेज। इन तीनों का इंक्लूजन किया जाता है इसमें, यानी इन तीनों का यूज करके बायोटेक्नोलॉजी को एक टर्म दे दिया गया है। सो इन ऑर्डर टू अचीव टेक्निकल एप्लीकेशन ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कल्चर्ड टिश्यू सेल्स एंड दियर पार्ट्स। सो ये डिफिनेशन हो गई EFB ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नेक्स्ट है तीसरी जो डिफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है उसका, USNSF। ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा USA का, नेशनल साइंस फेडरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी इज द कंट्रोल यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेलुलर कंपोनेंट्स फॉर बेनिफिशियल यूज। ये डिफिनेशन हो जाएगी USNSF द्वारा। अब आगे इसी में बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिफिनेशन दी गई है। जैसे एक डिफिनेशन है यहाँ पे है एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और दियर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये हो गई। दूसरी डिफिनेशन है द स्टडी एंड यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ड्यू टू दियर एक्टिविटीज इन बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके और उनके सब्सटेंस का यूज करके नए प्रोडक्शन करते हैं, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे है नेक्स्ट हेडिंग है ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की ओरिजिन कहाँ से हुई है इसके बारे में। तो यहाँ पर दिया है बड़ी सिंपल लैंग्वेज में दिया, इफ़ बी ट्रेस यानी ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो दिया है इफ़ बी ट्रेस द ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इट इज एन old
एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, प्राचीन समय से ही चली आ रही है अगर इसको कहा जाए। सो आगे पॉइंट में दिया है, डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी स्टडी कंसीडर्ड इट्स ग्रोथ दैट अकर इन टू फेजेस, द ट्रेडिशनल ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड द मॉडर्न न्यू बायोटेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी को दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है और यही से इसका ओरिजिन हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, तो दिया है यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी को बोलते हैं। अब कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज accomplished by the use of several tools. These are as follows. कहने का मतलब है कि अब बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडी अगर आप करते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी को किस तरीके से तैयार किया गया है, उसके अंतर्गत कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ाया जाएगा, अगर उसको जानना है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जानना होगा। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको इन चारों टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, सो आपको उसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट 4 ऐसे टूल हैं जिनकी आवश्यकता होगी, यानी जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। पहला उसमें से हो जाएगा एंजाइम। सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत होगी, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ क्लियर कर दें जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। तो इसके केस में अगर कहा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, इसके केस में आपको एक फॉरेन डीएनए चाहिए। कहने का मतलब एक बाहर से आया हुआ डीएनए चाहिए और एक आपको वेक्टर डीएनए चाहिए। तो कहने का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है अगर पूछा जाए तो आपको लिख देना है द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए फॉर्म ए न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो इसी को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर इसी को बोलते हैं काइमेरिक डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। यानी कई तरीके से इसके कई नाम दिए गए हैं। आगे आइए बात करते हैं, तो इन चारों टूल्स के बारे में डिस्कशन सबसे पहले हम करते हैं। पहला टूल्स है एंजाइम। क्या है? एंजाइम। दूसरा है वेक्टर्स, तीसरा है क्लोनिंग प्रोसेस और चौथा होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी ये 4 ऐसे टूल हैं, अगर आप इन चारों को समझ लेते हैं तो आपका यूँ समझिए कि पूरा का पूरा जो बायोटेक्नोलॉजी पे कन्फ्यूजन था वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट तरीके से क्लियर होने वाला है। ओके, तो आइए एक एक टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम पे। एंजाइम पे डिस्कशन करते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट। अब एंजाइम की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंजाइम मोस्टली 3 यूज होते हैं। 3 टाइप के एंजाइम्स यूज होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हो जाएगा लाइसिंग एंजाइम। क्या हो जाएगा? लाइसिंग एंजाइम। मेरे भाई, लाइसिंग एंजाइम की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। लाइसिंग एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो कि सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, यानी लाइसिस करना। देखिए, अगर बायोटेक्नोलॉजी तैयार करना है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तैयार करना है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको अगर बनाना है तो आपको सबसे पहले सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना होगा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो आपको डीएनए मिलेगा कैसे? जिस फॉरेन डीएनए की आपको तलाश है, ओके, वो आपको मिलेगा कहाँ से, या फिर जिस वेक्टर की ज़रूरत है वो कहाँ से मिलेगा? इसके लिए सबसे पहला काम होगा सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना। इसके लिए आपको लाइसिस एंजाइम की आवश्यकता होगी। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेल है। अगर प्लांट की सेल है तो प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिनेज इन सभी से बनी होती है, पेक्टिन से बनी होती। अब अगर पेक्टिन से बनी है तो पेक्टिनेज एंजाइम होगा जो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सेलुलोज से बनी है तो उसको सेलुलोज एंजाइम यूज करके आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और आसानी से डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। प्रोटीएज और लाइपेज, इन सभी एंजाइम की आवश्यकता होगी, यानी ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी। एनिमल सेल्स होगी
यदि आप एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोटीएज और लाइपेज से ही काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। ओके, फंजाई के केस में जो सेल वॉल होगी काइटिन से बनी होती है, इसलिए काइटिनेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज इन एंजाइम की आवश्यकता होगी। आगे है बैक्टीरिया। यदि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के लिए आपको लाइसोजाइम एंजाइम की आवश्यकता होगी। अब ये सभी एंजाइम आप समझ सकते हैं कि क्यों यूज किया जा रहा है। इसका यूज सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि उनकी सेल वॉल्स को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया जा सके और आसानी से डीएनए को आइसोलेट किया जा सके। आगे है दूसरा एंजाइम है सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 1 पे है। जैसे दिया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल in advanced genetic or restriction enzyme that belong to larger class of enzyme called nuclease। अब ये न्यूक्लियेज एंजाइम का ही एक पार्ट है। कहने का मतलब है कि ये एंजाइम अगर न्यूक्लियेज एंजाइम से लिया जा रहा है यानी न्यूक्लियोटाइड को ही ब्रेक करने का काम करता है। बहुत ही सिंपल। अब देखिए, अब आपका कंफ्यूजन, मान लीजिए ये एक डीएनए है, ओके, ये एक डीएनए है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये 2 टाइप का मेनली होता है, एक है एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरा है एंडोन्यूक्लियेज। यदि आपको डीएनए सीक्वेंस के एंड पोर्शन को कटिंग करना है, एंड ये भागों को अगर आपको कट करना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम का। और यदि आपको डीएनए सीक्वेंस के सेंट्रल पार्ट से अगर कोई एंड पार्ट से आपको पार्ट चाहिए तो आपको एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यानी विद इन डीएनए सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेक करना है तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की ज़रूरत होगी। इस तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सोन्यूक्लियेज के आगे अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, और एंडोन्यूक्लियेज के आगे आप इसका नाम लगा देते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हो जाएगा। अब इन दोनों में आप अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्त रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। ओके, आइए देखते हैं, दिया है यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियेज रिमूव। अब इनका फंक्शन क्या होता है दोनों का, ये देख लीजिए। एक्सोन्यूक्लियेज रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। हमने अभी बताया एक जिस साइड पे अगर कटिंग करना है तो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम की ज़रूरत होगी, और यदि विद इन डीएनए सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड कटिंग करना है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की ज़रूरत होगी। यही इस पॉइंट में लिखा गया है। अगले पॉइंट में है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह है एमंग न्यूक्लियेज द वेल नोन आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इन दोनों न्यूक्लियेज में से सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। यदि एग्जाम में 2 नंबर में आता है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में आप इतना ही लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। दिया है आगे इसमें दीज एंडोन्यूक्लियेज हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सर्टेन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस फाउंड ऑन द फॉरेन डीएनए यूजुअली 4 to 8 बेस पेयर। जनरली इसका काम होता है 4 to 8 बेस पेयर्स को कटिंग कर देना, आइसोलेट कर देना, क्लीवेज कर देना। ओके, इतना ही कट करने का काम करता है, यानी 4 से 8 बेस पेयर्स को कट करता है। ओके, अगले पॉइंट में दिया है फेज दैट सर्वाइव इन वन स्ट्रेन could not survive in other strain containing different restriction enzyme। Next है restriction enzymes are also referred to as molecular seizure। चूँकि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स को कटिंग करने का काम करता है इसलिए इसको बायोटेक्नोलॉजी में इसका नाम दिया गया है मॉलिक्यूलर सीजर। और इस एंडोन्यूक्लियेज के बारे में जिन साइंटिस्टों ने डिस्कशन किया था और उसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर नाम दिया था, वो हैं W. अर्बर, H. स्मिथ एंड D. नाथन्स। इन्होंने सबसे पहले बताया था, इसलिए 1978 में नोबेल प्राइज़ के नाम से इनको नवाजा गया था। ओके,
सो आगे बात करते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको। अब जैसे ये तो आपको पता चल ही गया कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स को कट करने का काम एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम करता है। ओके, ये तो क्लियर है। लेकिन अब इस पे जो बेस पेयर होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से सीक्वेंस के बीच में कटिंग करेगा? इसलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बनाए गए हैं। अब उन्हीं में से अलग अलग टाइप के हैं, इसके बारे में आपको इस चार्ट में देखना होगा। सबसे पहला है हिंड थर्ड, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का एग्जाम्पल है। पहला नंबर है हिंड थर्ड। हिंड थर्ड का काम होता है एडेनिन बेस पेयर के बीच में ही कटिंग करने का काम करता है। यानी एडेनिन और एडेनिन के बीच में अगर कट करना होगा तो आपको इस एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, और यही आप कल्चर मीडिया में डाल देंगे, ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसेस कटिंग हो जाएंगे। बनता कैसे है, किससे बनता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से दिया गया है, इसलिए इसका नाम हिंड का एच यानी हीमो से एच लिया गया है, और इन्फ्लुएंजी का IN यही लिया गया है, और इसका नाम हिंड थर्ड रख दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में। ओके, दूसरा है बाम H फर्स्ट। बाम H फर्स्ट का काम होता है कि ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में अगर आपको कटिंग करना होगा या ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आप वहाँ पर यूज करेंगे, बाम H फर्स्ट को यूज करेंगे। सो नेक्स्ट है इसी में अलू फर्स्ट हो जाएगा आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस। आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस से बनाया गया है, जो कि ग्वानिन और साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में कटिंग करने का काम करता है। ओके, यानी अगर कहा जाए कि आपको ज़रूरत पड़ती है ग्वानिन साइटोसिन के बीच में कट करना होगा डीएनए सीक्वेंस को, सो आपको यही एंजाइम यूज करना होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का। आगे देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का ई कोर फर्स्ट, जो कि बनाया गया है ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा। ओके, ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया है, और इसका काम होता है, इसका मेन फंक्शन है ग्वानिन एडेनिन के बीच में, यानी ग्वानिन एडेनिन सीक्वेंस के बीच में ही कटिंग करने का काम करता है। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा तभी जब आपको ज़रूरत होगी सीक्वेंस ग्वानिन और एडेनिन। ओके, अब तीसरे एंजाइम की बात करते हैं। ये दो एंजाइम कम्प्लीटली हमने बता दिया है और पूरा डिस्कशन कर दिया है अच्छे से। अगर लॉन्ग में आ जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में, तो आप यही जितना हमने बताया उतना लिख करके आप ये फिगर्स ड्रा कर देंगे तो आपको पूरा कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। ओके, आगे बात करते हैं इसी में। नेक्स्ट एंजाइम है लाइगेज एंजाइम, जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। ओके, लाइगेज एंजाइम का काम होता है ज्वाइन करने का काम, यानी दो या दो से अधिक फ्रेगमेंट्स को अगर ज्वाइन करना है डीएनए फ्रेगमेंट्स को, तो आपको लाइगेज एंजाइम की ज़रूरत होगी, और आप इसी का इस्तेमाल करेंगे और दोनों सीक्वेंस को ज्वाइन कर देगा, जोड़ने का काम कर देगा। इसलिए बायोलॉजिकल गम इसको कहा जाता है। ओके, दिया इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट हमने लिख दिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है, इसलिए आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं, कहीं भी किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं। पहले पॉइंट में दिया है दिस एंजाइम इज यूज टू रिपेयर द ब्रोकन डीएनए। हमने बताया कि ब्रोकन कटे हुए टूटे हुए डीएनए सीक्वेंस को जोड़ने का काम करता है। बाय ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड्स इन ए डीएनए स्टैंड, डीएनए स्टैंड के न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन कर देगा और स्टैंड कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इट इज़ कॉमनली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जनरली इसका यूज किस में किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तैयार करने में ये यूज किया जाता है। टू डू द रिजर्व ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज टू ज्वाइन टुगेदर कम्प्लीमेंट्री रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा जो फ्रेगमेंट कट कर दिया जाएगा उन्हीं को ज्वाइन करने का काम डीएनए लाइगेज का होता है। 10 नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है, आर मॉलिक्यूलर बाइंडर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। ओके, ये गारंटी दे रहा हूँ कि
कि आपको इस एक वीडियो से आपका पूरा का पूरा जो डाउट है बायोटेक्नोलॉजी का क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्द ही आ जाएगा वेक्टर का। आइए इसी में बात करते हैं अगले पॉइंट में। इट प्ले ए रोल इन रिपेयरिंग सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक्स इन डुप्लेक्स डीएनए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट सम फॉर्म डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स इट यूज्ड इन बोथ डीएनए रिपेयर एंड डुप्लीकेशन। कहने का मतलब डीएनए रिपेयर्स में भी एंड डुप्लीकेशन में भी लाइगेज का यूज होता है। ओके, अब बात करते हैं डीएनए लाइगेज के टाइप के बारे में। अगर डीएनए लाइगेज के टाइप की बात की जाए तो ई कोलाई से अगर डीएनए लाइगेज बनाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे ई कोलाई डीएनए लाइगेज। ओके, यहाँ पर हो जाएगा YR आप कट कर दीजिए, T4 डीएनए लाइगेज लिख लीजिएगा। यानी फेज वेक्टर से अगर आइसोलेट किया जाएगा डीएनए लाइगेज तो उसको बोलेंगे T4 डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट हो जाएगा इसी में मैमेलियन लाइगेज और लास्ट हो जाएगा थर्मोस्टेबल लाइगेज। तो ये 4 टाइप के डीएनए लाइगेज होते हैं। ओके, अब बात करेंगे लास्ट में, यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट में दिया है बायोटेक्नोलॉजी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया जाता है। दूसरे पॉइंट में दिया है बायोटेक्नोलॉजी इन जीन मशीन। जीन मशीन में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तीसरे पॉइंट में दिया है बायोटेक्नोलॉजी इन प्लांट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में भी इसका यूज किया जाता है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं यानी टिश्यू कल्चर बना रहे हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी ही कहा जाएगा, क्योंकि लिविंग बींग्स का आप अगर यूज किए और एक नया प्रोडक्ट तैयार किए तो वो बायोटेक्नोलॉजी ही होगा। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी इन cDNA लाइब्रेरीज। नेक्स्ट है यूज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी अगर कोई यूज ऐसा करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी ही होगा। इन सब पर एक एक करके बैक टू बैक हमारा लेक्चर आएगा, तो आप घबराइएगा मत। आपका पूरा बायोटेक्नोलॉजी का एक एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे, आप देखिएगा, वॉच कीजिएगा, डाउट क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट है यूज इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोब। हाइब्रिडाइजेशन प्रोब में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसी में यूज इन प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में भी यूज किया जाता है। यूज इन जीन लाइब्रेरीज। जीन लाइब्रेरीज में भी यूज किया जाता है। यूज इन PCR टेक्नोलॉजी। PCR टेक्नोलॉजी में भी यूज किया जाता है। एप्लीकेशन इन बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर्स के में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन मेडिसिन्स, यानी सोच लीजिए कितने एप्लीकेशंस हैं इसके, कितने इंपॉर्टेंस है, कितने यूज है। एप्लीकेशन इन मेडिसिन बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। एप्लीकेशन इन ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार करने में, जीन ट्रांसफ़र में भी यूज किया जाता है, यानी इन जीन ट्रांसफ़र। एप्लीकेशन इन एंटीबायोटिक बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है, इसलिए ये इसका भी एप्लीकेशन हो जाएगा। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लास्ट में आ जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, जिसके माध्यम से क्रिमिनल्स वगैरह आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज है या होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।